इंसानों और ज़ॉम्बीज़ के बीच भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये साबित करने के लिए मैंने एक ऐसी फीमेल ज़ॉम्बी को पकड़ लिया जो देखने में बाकी ज़ॉम्बीज़ से काफ़ी साफ सुथरी थी। दरअसल अचानक एक भयानक आपदा आ गई थी, जिसकी वजह से लगभग 90% इंसान ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। लेकिन इसी दौरान मेरे साथ एक अजीब चीज़ हुई। मैंने गलती से ऐसा लव कॉनलॉग सिस्टम एक्टिवेट कर लिया जिसका इस पूरे अपोकलिप्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तभी मेरे सामने अचानक एक बेहद खूबसूरत फीमेल ज़ॉम्बी आ गई। उसे देखते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, इस लव सिस्टम ने कहीं भी ये तो नहीं कहा कि सामने वाला इंसान ही होना चाहिए, और इतनी खूबसूरत ज़ॉम्बी को यूं ही जाने देना भी तो बेवकूफ़ी थी। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत अपनी जेब से एक रस्सी निकाली और सही मौका देखकर उसे घुमाते हुए उस फीमेल ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक दिया। रस्सी बिल्कुल सही निशाने पर लगी और वो ज़ॉम्बी वहीं फंस गई। वो जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन अगले ही पल मैंने उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया। मेरे इतने करीब एक जिंदा इंसान की खुशबू पाकर वो ज़ॉम्बी पूरी तरह बेकाबू हो गई। उसका छोटा सा दिमाग लगातार मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मैंने उत्साहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसी पल मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी, पूरी तरह खोलियो करने का इनाम, जीन एवोल्यूशन पोशन। ये इनाम देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। शुरुआत में ही मिलने वाला एक 0.0 किलो मांस मेरे परिवार के लिए लगभग 2.5 साल तक काफ़ी हो सकता था, और ऊपर से आगे मिलने वाले वो 2 ज़बरदस्त इनाम तो अलग ही लेवल के थे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर शेन छिंगवू की गुडविल कैसे बढ़ाई जाए। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। कपड़ा हटते ही वो मेरे ऊपर जोर जोर से गुर्राने लगी। उसके मुंह में मौजूद नुकीले दांत आपस में टकरा रहे थे, जिन्हें देखकर ही डर लग रहा था। मैंने बिना समय गंवाए सिस्टम स्पेस से कच्चे मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। और कमाल हो गया, उसकी सारी गुर्राहट तुरंत बंद हो गई और वो उस मांस को पूरी ताकत से खाने लगी। ये देखकर मैंने बेबसी में सिर हिलाया। उसके मुंह में इतने सारे नुकीले दांत देखकर साफ था कि फिलहाल मिलने वाला वो दूसरा खास इनाम तो दूर की बात थी। तभी अचानक बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला। वहां से एक आदमी और एक औरत बाहर आए। औरत ने मुझे देखते ही कहा, भैया, मैं और मेरे पति 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। आपके पास इतना खाना है कि आप ज़ॉम्बीज़ को भी खिला रहे हो। क्या हमें थोड़ा सा खाना दे सकते हो? ये दोनों हाल ही में शादीशुदा कपल थे। उस आदमी का नाम शेन लियांग और लड़की का नाम लिन वांची था। दोनों अपनी जिंदगी में ज्यादातर बाहर से खाना मंगवाकर ही काम चलाते थे, इसलिए घर में खाने का कोई स्टॉक नहीं था। लेकिन पिछली जिंदगी में मैं इन दोनों की मीठी बातों में आ गया था। मैंने बेवकूफ़ी में अपना खाना इनके साथ बांट दिया था, ये सोचकर कि शायद ये लोग मेरे एहसानमंद होंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जब मैं सामान ढूंढने के लिए घर से बाहर गया, तब इन दोनों ने मेरा पूरा कमरा लूट लिया। इतना ही नहीं, बाहर से दरवाज़ा लॉक करके मुझे अंदर बंद कर दिया। मैंने कितनी भी आवाज़ें लगाईं, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खोलने की जहमत तक नहीं उठाई। ऐसे एहसान फरामोश लोगों को मैं दोबारा खाना देने की गलती कैसे कर सकता था। हालांकि लिन वांची को देखकर मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, शायद मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जैसे ही मेरे मन में ये ख्याल आया, सिस्टम इंटरफेस मेरे सामने दिखाई देने लगा। नाम लिन वांची, पहचान शादीशुदा महिला, गुडविल 0, हाथ पकड़ने का इनाम 100 किलो ताज़ी सब्जियां और फल, बाहर जाने का इनाम 120 वर्ग मीटर का पूरी तरह सजा हुआ घर, पूरी तरह कोल्यो करने का इनाम 1000 वर्ग मीटर की लग्जरी हवेली। इन इनामों को देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। 100 किलो सब्जियां और फल। भले ही मेरे पास खाने की कमी नहीं थी, लेकिन इस अपोकलिप्स में सही न्यूट्रिशन मिलना बेहद जरूरी था। उधर उन दोनों ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो उन्हें लगा कि मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया हूँ। लेकिन तभी शेन लियांग ने तो सीधे मांगों की लिस्ट ही शुरू कर दी। पहले हमें 5 किलो पोर्क दे दो और उसके बाद 3 ड्रम साफ पानी के। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें खाना देने वाला हूँ? मेरे पास खाना इतना भी हो जाए कि मैं उसे कुत्तों को खिला दूं, फिर भी मैं तुम दोनों जैसे एहसान फरामोश लोगों को नहीं दूंगा। इतना कहकर मैंने शेन छिंगू को साथ लिया और वापस अपने कमरे में चला गया। शेन लियांग गुस्से से मुझे घूरता रहा। वो मुझसे लड़ना चाहता था, लेकिन मेरे साथ खड़ी ज़ॉम्बी को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। कमरे में वापस आने के बाद मैंने शेन छिंगू को बांध दिया और सिस्टम पैनल खोला। लेकिन वहां जो दिखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। शेन छिंगू की गुडविल 5 पॉइंट बढ़ चुकी थी। मुझे तुरंत पिछली जिंदगी की वो बात याद आ गई जब अपोकलिप्स के बाद कुछ ज़ॉम्बीज़ में इंटेलिजेंस विकसित हो गई थी। क्या शेन छिंगू भी आगे चलकर एक इंटेलिजेंट एवोल्यूशनरी ज़ॉम्बी बन सकती थी? और सबसे बड़ी बात, सिर्फ थोड़ा सा मांस देने से उसकी गुडविल में 5 पॉइंट बढ़ गए थे। मतलब किसी आम लड़की को कोंलियो करने के मुकाबले इसे कोंलियो करना तो बहुत आसान था। ये सोचकर मैंने उसे कुछ और कच्चा मांस खिला दिया और देखते ही देखते उसकी गुडविल 10 पॉइंट तक पहुंच गई। मैं लगातार उसे खाना खिलाता रहता, लेकिन तभी मैंने उसके गोल मटोल पेट की तरफ देखा। लगता था अब उसका पेट भर चुका था, इसलिए मैंने फिलहाल वहीं रुकने का फैसला किया। मैंने दोबारा उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर आगे की तैयारी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू होने के सिर्फ 1 महीने बाद भयानक एक्सट्रीम कोल्ड आने वाला था। मेरे पास तैयारी करने के लिए सिर्फ 20 से ज़्यादा दिन बचे थे। सबसे पहले मुझे ज़रूरी सामान जमा करना था। खाना और पानी सर्वाइवल की सबसे पहली ज़रूरत थी। इसके बाद कपड़े और दवाइयाँ भी जमा करनी थीं। इन चीज़ों का इंतजाम तो किसी तरह किया जा सकता था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी एक सुरक्षित सेफ हाउस। मेरा सेफ हाउस इतना मजबूत होना चाहिए था कि ज़ॉम्बीज़ उसे तोड़ न सकें और एक्सट्रीम कोल्ड के दौरान अंदर का तापमान भी स्थिर रह सके। ऐसी सारी खूबियों वाली कोई तैयार इमारत ढूंढना लगभग नामुमकिन था। जहां तक मुझे पता था, पूरे बिनहाई शहर में भी ऐसी कोई जगह नहीं थी। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे लिन वांची से मिलने वाले हाउस रिवॉर्ड की याद आ गई। मैंने तुरंत मन ही मन सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, जो घर तुम रिवॉर्ड में दे रहे हो, क्या वो पहले से बना हुआ मिलेगा या उसे कहीं भी बनाया जा सकता है? सिस्टम ने जवाब दिया, सभी रिवॉर्ड हाउसेस को किसी भी निर्धारित स्थान पर 0 से बनाया जा सकता है। होस्ट अपनी पसंद की जगह चुन सकता है। मैंने तुरंत पूछा, अगर मुझे घर में कुछ खास चीज़ें चाहिए हो तो? जैसे पूरा घर टाइटेनियम अलॉय से बना हो, उसमें सीक्रेट एग्जिट हो, स्टोरेज रूम हो और मेडिकल तथा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी हो। सिस्टम कुछ सेकंड के लिए शांत रहा, फिर जवाब आया, होस्ट को आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराना होगा। कम्युनिकेशन और मेडिकल इक्विपमेंट रिवॉर्ड का हिस्सा नहीं है।
उनका इंतजाम होस्ट को स्वयं करना होगा। ये सुनते ही मैं बेहद खुश हो गया। मतलब मेरा टिटानियम अलॉय सेफ हाउस बन सकता था। तभी अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बाहर लिन वांची अकेली खड़ी थी। काफी देर तक जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो बेचैन होने लगी। काली अंधेरी कॉरिडोर में पता नहीं कब कोई ज़ॉम्बी अचानक सामने आ जाए। आखिरकार जब वो वापस जाने ही वाली थी तभी दरवाजा खुल गया। लिन वांची के चेहरे पर राहत की हल्की मुस्कान आई, लेकिन तभी उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़ी हुई किचन नाइफ पर पड़ी और वो तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, अरे गलत मत समझना, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लिन वांची को भी समझ आ गया कि मैं उसे ध्यान से देख रहा हूँ। अगर हालात सामान्य होते तो शायद वो इतनी आसानी से मेरी तरफ देखने भी नहीं देती, लेकिन अभी उसे मेरी मदद चाहिए थी, इसलिए उसने जबरदस्ती एक मुस्कान चेहरे पर रखी। वो, मैं आपसे थोड़ा खाना उधार लेने आई थी। मैंने बिना किसी दिलचस्पी के उसकी तरफ देखा। नहीं दूंगा। वो तुरंत बोली, मैं आपको बिना बदले कुछ नहीं लेने वाली। अगर आप मुझे थोड़ा खाना दे दें तो मैं। लेकिन मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। तो क्या? वो चुप हो गई। मैंने कहा, अगर बताना नहीं है तो मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। लेकिन लिन वांची वहीं खड़ी रही। मैंने उसे देख कर कहा, क्या हुआ? तुम्हें डर नहीं लगता कि बाहर अचानक कोई ज़ॉम्बी आ सकता है? मेरी बात खत्म होते ही दूर से एक ज़ॉम्बी की भयानक चीख सुनाई दी। लिन वांची का चेहरा तुरंत डर से सफ़ेद पड़ गया। आखिरकार उसके पास मेरे कमरे के अंदर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, मेरी नज़र सामने वाले कमरे में मौजूद शेन लियांग पर पड़ी। उसी समय शेन चिंगू ने लिन वांची को देखा और अचानक बेहद आक्रामक हो गई। लिन वांची डरकर पीछे हट गई और चीखते हुए उससे दूरी बना ली। तुमने ज़ॉम्बी को अपने घर में क्यों रखा हुआ है? तुम्हें इससे डर नहीं लगता? मैंने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया। इसमें डरने वाली क्या बात है? बस एक ज़ॉम्बी ही तो है। मेरी बात सुनकर लिन वांची ने अनजाने में मेरी तुलना अपने पति शेन लियांग से की। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरा पति भी इसका आधा जितना बहादुर होता तो मुझे यहाँ आकर इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। ये सोचकर उसने एक लंबी सांस ली। फिर उसने पूछा, ठीक है बताओ, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ताकि तुम मुझे खाना दे सको? कुछ मिनट बाद वो वापस लिविंग रूम में आई। इस बार उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुमने जो कहा था मैंने सब कर दिया, अब खाना कहाँ है? मैंने आराम से रेफ्रिजरेटर खोला और जानबूझकर उसे अंदर रखा हुआ ढेर सारा ताज़ा मांस दिखाया। फ्रिज को देखते ही लिन वांची के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना इसे बेहोश करके सारा खाना ले लूं? लेकिन आखिरकार उसने अपनी समझदारी पर काबू रखा। मैं भी लगातार उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। उसने आखिरकार मुझ पर हमला नहीं किया। सच कहूं तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। अगर वो हमला करती तो शायद मैं सेल्फ डिफेंस के नाम पर उसे रोक सकता था। मैंने लगभग आधा किलो पोर्क निकाला और उसके सामने फेंक दिया। वो जमीन पर पड़े मांस को देखकर गुस्से से बोली, बस इतना? मैंने शांत होकर कहा, इतना भी कम नहीं है। वैसे मैं तुम्हें सिर्फ 250 ग्राम देने वाला था। लेकिन लिन वांची को अंदाजा ही नहीं था कि एपोकलिप्स में आधा किलो मांस कितना कीमती था। उसे तो अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी याद थी। जब शेन लियांग ने उससे शादी की थी तब शादी में 3.8 लाख युआन का दहेज दिया गया था और घर के कागजों में उसका नाम भी दर्ज था। लिन वांची ने गहरी सांस ली। आखिरकार उसने नीचे झुककर मांस उठाया और ठंडे चेहरे के साथ कमरे से बाहर चली गई। उसका चेहरा देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं अंदर से खुश था। जितना ज़्यादा उसे बुरा लगेगा उतना ही मेरी रिवेंज की संतुष्टि बढ़ेगी। इसके बाद मैंने खुशी खुशी सिस्टम पैनल खोला और वहाँ देखा कि हाउस और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों रिवॉर्ड्स अब क्लेम करने के लिए तैयार थे। हालांकि 100 वर्ग मीटर का घर थोड़ा छोटा था, लेकिन मुझे इसका भी समाधान पता था। अगर मुझे लिन वांची जैसी एक और महिला मिल जाए तो मैं उस 100 वर्ग मीटर के घर को आगे एक्सपैंड कर सकता था। अब मेरे सामने सिर्फ एक समस्या बची थी, सेफ हाउस का ब्लूप्रिंट। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बिन्हाई यूनिवर्सिटी में शायद आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स या सर्वाइवर्स अभी जिंदा हों। लगता था मुझे खुद बाहर जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह मैंने सामान इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया। मेरा पहला टारगेट था सामने वाला रूम 504। मैंने सीधे एक पतली लोहे की तार निकाली और उसे लॉक के अंदर डाल दिया। कुछ ही सेकंड में लॉक आसानी से खुल गया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। लेकिन कमरे में घुसते ही बेडरूम की तरफ से मुझे किसी चीज के चबाने की आवाज सुनाई दी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर सावधानी से बेडरूम का दरवाजा खोला और वहां जो नजारा था उसे देखकर मैं कुछ पल के लिए रुक गया। सामने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ी एक लाश को खा रहा था। मैं धीरे से बड़बड़ाते हुए अपनी रसोई वाली चाकू उठाता हूँ और सीधे ज़ॉम्बी पर वार कर देता हूँ। लेकिन मेरा ये वार उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता, उल्टा वो और ज्यादा भड़क जाता है। वो पलटकर अपने नुकीले दांत दिखाते हुए मेरे ऊपर झपट पड़ता है। मैं तुरंत उसके सीने पर जोरदार लात मारता हूँ, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद मैं उसके पास पहुंचता हूँ और लगातार कुछ और वार करता हूँ, जब तक कि वो पूरी तरह शांत नहीं हो जाता। लेकिन जब मैं अपनी चाकू को देखता हूँ तो पता चलता है कि उसकी धार पर 2 बड़े निशान पड़ चुके हैं। आखिर ये सिर्फ एक किचन नाइफ थी। मांस काटने के लिए तो ठीक थी, लेकिन ज़ॉम्बी की हड्डियों पर वार करने के लिए ये बिल्कुल भी सही हथियार नहीं थी। मैं मन ही मन सोचता हूँ, लगता है अब मुझे कोई बेहतर हथियार ढूंढना पड़ेगा। दोपहर होने तक मैं 5वीं मंजिल के सभी 6 कमरों को अच्छी तरह से खंगाल चुका था। इस दौरान मैंने कुल 3 ज़ॉम्बीज़ को खत्म किया। साथ ही मुझे एक पूरा बॉक्स मॉल्ट जूस, 7 अलग अलग तरह की दवाइयाँ और एक डिब्बा प्रोटीन पाउडर भी मिल गया। कुल मिलाकर सामान काफ़ी अच्छा मिला था। हालांकि मेरी तेज चाकू अब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी, लेकिन किस्मत से मुझे एक बेसबॉल बैट भी मिल गई। मैंने उसे हाथ में लेकर 2-3 बार घुमाया और तुरंत समझ गया कि यह काफ़ी सही हथियार है। उधर दूसरी तरफ लिन वांची और शेन लियांग अपने कमरे के अंदर से डूर पीफोल के जरिए मेरी पूरी लड़ाई देख रहे थे। ज़ॉम्बी को मारते समय मेरा वो खतरनाक अंदाज देखकर दोनों डर के मारे बार बार अपना गला निगल रहे थे। दोनों मन ही मन खुश थे कि उन्होंने पहले मेरे साथ कोई बड़ी बदमाशी नहीं की, वरना अब तक उनका काम तमाम हो चुका होता। जब तक उन्हें मेरे कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, दोनों अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं वापस अपने कमरे में जा चुका हूं, तब दोनों बाहर आए और एक एक करके कमरों की तलाशी लेने लगे। लेकिन उन्हें बुरी तरह निराशा हाथ लगी। मैंने हर चीज़ इतनी अच्छी तरह से साफ कर दी थी कि उन्हें खाने का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। शेन लियांग गुस्से में बोल पड़ा, साला वो आदमी टिड्डियों का अवतार है क्या? खाने लायक एक चीज़ भी नहीं छोड़ी। तभी उसे एक स्टेक का टुकड़ा दिखाई दिया, लेकिन उसे देखते ही पता चला कि उसमें से भी ज़्यादातर मांस निकाल लिया गया था। शेन लियांग की आंखें घूमी और उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया।
वो अपनी पत्नी से कहता है, अगर ऐसा है तो तुम एक बार फिर उसके पास जाकर थोड़ा खाना क्यों नहीं मांग लेती। लिन वांची को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बोली, लेकिन हमने कल ही खाना खाया था, अभी इतनी भूख भी नहीं लगी है, क्या थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते। शेन लियांग तुरंत उसे समझाने लगा, अभी भूख नहीं लगी है लेकिन बाद में तो लगेगी ही। क्या तुम तब तक इंतजार करोगी जब तक वो अपना सारा खाना जॉम्बीज को खिला न दे। इसके बाद उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और बड़ी भावुक आवाज में बोला, मैं तुम्हारे साथ जिंदा रहना चाहता हूँ, हम दोनों जरूर बचेंगे, हमें बस इंतजार करना है, रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। पति की ऐसी विनती देखकर लिन वांची आखिरकार मान गई। उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ। लिन वांची जैसे ही मेरे कमरे में दाखिल हुई, उसे अंदर से बेहद स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी। उसी समय मैं किचन से बाहर आया। मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर था जिसके अंदर पूरा बर्तन स्ट्यूड पोटेटोज और मांस से भरा हुआ था। मैंने एक बोतल मॉल्ट जूस भी खोली और आराम से सोफा पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। लिन वांची उस खाने की खुशबू से परेशान होकर बार बार लार निकल रही थी, लेकिन मैं उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके आराम से खाना खाता रहा। वो मेरे सामने चुपचाप खड़ी रही और मेरे कुछ कहने का इंतजार करती रही। कुछ देर बाद मैं उठा और एक प्लेट लेकर आया। मैंने उसमें थोड़ा सा मांस रखा। लिन वांची ने जैसे ही देखा, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसे लगा कि आखिरकार मैं उसके लिए खाना लेकर आया हूँ। वो खुशी खुशी हाथ बढ़ाकर प्लेट लेने ही वाली थी। पार्ट 2 यहीं पर सस्पेंस पर खत्म होता है।